द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ने बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहली बार संसद को संबोधित किया। उनके शब्द थे, तुम पूछते हो हमारा मकसद क्या है? उसका जवाब सिर्फ एक शब्द है, जीत। हर कीमत पर जीत। दहशत के बीच भी जीत, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें चाहिए जीत। 28 सितंबर की शाम लगभग सभी भारतीय एक सुर में इन्हीं शब्दों को दोहरा रहे थे। सभी को बस जीत चाहिए था और मिला भी। भारत के आगे पाकिस्तान का परास्त होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की जीत थोड़ी खास है, क्योंकि बात इस बार सिंदूर के हक को अदा करने की थी। अदा तो खैर एक जिम्मेदारी राजनीति के पीछ पर भी की जा रही है, लगातार, पर एक निश्चित अंतराल पर। राजनीति की पीछ पर उतरा ये खिलाड़ी बॉलर और बैट्समैन दोनों की भूमिका बखूबी अदा कर रहा है, जिसका खौफ हर टीम में है। जो अनाड़ी है वो तो डरे हुए हैं ही, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनके खेमे में भी डर का पूरा माहौल है। इस एक ऑलराउंडर ने सभी टीमों की फील्डिंग सेट कर दी है। सबको डर है कि बॉल और बैट के बीच टाइमिंग सेट नहीं हुआ तो कहीं कैच ना लपक लिया जाए। खैर, आज बात क्रिकेट पर ही करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में बात करेंगे क्रिकेट की। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो माहौल बना था, उसमें हार का कोई सवाल ही नहीं उठता था। पूरा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ था। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि ये राष्ट्रीय गौरव की बात बन गई थी। फाइनल में पाकिस्तान से हारना भारतीयों के लिए बिल्कुल असहनीय होता। जीतना ही एकमात्र विकल्प था और ये जीत दिलाई 22 साल के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने। उन्होंने पूरे दबाव के बीच खुद को असली नायक साबित कर दिया। तिलक का ये प्रदर्शन न सिर्फ मैच जिताने वाला था, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे युवा खिलाड़ी बड़े मौकों पर चमक सकते हैं। अब हम तिलक के करियर की इस सबसे कीमती पारी के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। भारतीय टीम 147 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी, लेकिन शुरुआत में ही खराब प्रदर्शन हो गया। सिर्फ 20 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। फाइनल से पहले हर मैच में धूम मचाने वाले अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 1 रन पर पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन वो भी 12 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। स्थिति इतनी खराब थी कि लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा था। स्टेडियम में और टीवी के सामने बैठे लोग अपनी सांस थामे मैच के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में तिलक वर्मा क्रीज पर आए। उन्होंने पहले संजू सैमसन के साथ मिलकर 57 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे टीम को थोड़ी राहत मिली। संजू ने भी अच्छा साथ दिया। उसके बाद शिवम दुबे के साथ 60 रन की पार्टनरशिप ने भारत की जीत को लगभग पक्का कर दिया। ये साझेदारियां न सिर्फ रन जोड़ने वाली थी, बल्कि टीम का मनोबल बढ़ाने वाली भी साबित हुई। हालांकि जीत का आखिरी शॉट टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे रिंकू सिंह के बल्ले से लगा। उन्होंने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाया और वो भारत को जीत दिला दी, जो हर हाल में जरूरी थी। रिंकू का ये योगदान छोटा था, लेकिन निर्णायक था। पूरे मैच में दबाव इतना था कि हर गेंद पर फैसला हो रहा था। भारत ने ये मैच 3 विकेट से जीता, लेकिन ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि दिलों में दर्ज हुई। तिलक वर्मा की इस पारी में भारत के 2 पूर्व दिग्गजों महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की छाप साफ नजर आई। जब क्रीज पर टिकने की जरूरत थी, तब तिलक ने धोनी जैसा संयम दिखाया। वो बिना जल्दबाजी के खेलते रहे, स्थिति को समझते हुए। एक बार जब उनके पांव क्रीज पर जम गए, तो विराट कोहली की तरह उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। तिलक की पारी की शुरुआत धीमी थी। पहली 26 गेंदों पर सिर्फ 24 रन, लेकिन अगली 27 गेंदों पर उन्होंने 45 रन बना दिया। यह बदलाव दिखाता है कि वो मैच की जरूरत के हिसाब से अपना खेल बदल सकते हैं। जब हालात मुश्किल थे, तब उन्होंने सिंगल और डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। उनकी कुल पारी में 33 रन सिंगल और डबल से आए, जबकि 36 रन चौकों और छक्कों से। यह संतुलन एक परिपक्व बल्लेबाज की निशानी है। तिलक ने कुल 53 गेंदों में 69 रन बनाए, जो मैच की दिशा बदलने वाले थे। मैच की शुरुआत में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। पावर प्ले में उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाया। 12 ओवर में उनका स्कोर 1 विकेट पर 107 रन हो गया था। टी20 क्रिकेट में एक सामान्य नियम है कि 12 ओवर के स्कोर को डबल करके 20 ओवर का अनुमान लगाया जाता है।
ऐसे में पाकिस्तान 200 रन के पार जाता दिख रहा था। बल्लेबाज सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाज दबाव में लग रहे थे, लेकिन यहां से भारतीय स्पिन तिकड़ी ने कमाल किया। कुलदीप यादव ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सईम अयूब को आउट किया। ये विकेट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। हर ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज एक एक करके आउट होते चले गए। कुलदीप ने 17वें ओवर में 3 विकेट चटका लिए। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार पाकिस्तान के खिलाड़ी 19 ओवर 1 बॉल में 146 रन पर ऑल आउट हो गए। भारतीय स्पिनरों कुलदीप, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर 7 विकेट चटका लिए। ये दिखाता है कि स्पिन गेंदबाजी भारत की ताकत कितनी बड़ी है। सुपर 4 मुकाबले के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों को चिढ़ाने के लिए प्लेन क्रैश का इशारा किया था। पिछले 4 महीनों से पाकिस्तान की तरफ से यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत के 6 प्लेन गिरा दिए थे। रऊफ का इशारा इसी तरफ था, लेकिन फाइनल में रऊफ खुद क्रैश हो गए। वो मैच के सबसे महंगे गेंदबाज बने। 3.4 ओवर में 50 रन लुटा दिए। इससे पहले पाकिस्तान की पारी में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड कर दिया था। विकेट लेने के बाद बुमराह ने प्लेन क्रैश का इशारा करके रऊफ को करारा जवाब दिया था। बाद में भारतीय बल्लेबाजों ने भी उनकी अच्छी धुनाई की और बाकी कसर पूरी कर दी। यह घटना दिखाती है कि क्रिकेट के मैदान के बाहर की बातें मैदान पर कैसे असर डालती हैं। भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से 350 लगाकर 314 रन बनाए। वो एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। अभिषेक ने टूर्नामेंट की 7 पारियों में से 6 में 30 से ज्यादा रन बनाए। उनका ये प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। अभिषेक ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि तेजी से बनाए, जो T20 फॉर्मेट में जरूरी है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत है। 2022 एशिया कप के बाद से भारत पाकिस्तान से कोई मैच नहीं हारा। यह सिलसिला दिखाता है कि भारत कितना मजबूत है। खैर, अपनी मजबूती का नजारा तो बिहार में प्रशांत किशोर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने पटना में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, वो अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि तारापुर केस नंबर 44/1995 सम्राट चौधरी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो खुद सम्राट चौधरी ने दिया है। नाबालिग होने के नाम पर इन्हें जेल से निकाला गया था, लेकिन उनके 2020 के इलेक्शन डॉक्यूमेंट के मुताबिक उस समय उनकी उम्र 26 साल होनी चाहिए थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो बिहार में जितने लोग हत्या के आरोपी हैं उन सबको जेल से रिहा कर दीजिए। प्रशांत किशोर ने ग्रामीण निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की प्रॉपर्टी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने 100 करोड़ की नोटिस का जिक्र किया। कहा कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की शादी के बाद 100 करोड़ की प्रॉपर्टी न्यास बोर्ड की तरफ से खरीदी गई है। वैभव विकास ट्रस्ट से पिछले 1 साल में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई? जियालाल आर्य, अनीता कुणाल, किशोर कुणाल की पत्नी और प्रत्यय अमृत की सासू मां, ये तीनों बताएं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई। इस प्रॉपर्टी में इन तीनों का नाम है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज की फंडिंग पर भी बात की। लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से लाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास लक्ष्मी सरस्वती के कारण आती है, मतलब हमने जिनकी मदद की उन्होंने हमें फीस दी। 3 साल में मैंने अपनी फीस के 241 करोड़ रुपए जमा किए। इस पर 30 करोड़ 95 लाख जीएसटी भी दिया है और 20 लाख रुपए इनकम टैक्स भरा है। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची बना रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें सबसे पहले उन्हें अपने मामा का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपने माता पिता का नाम। उनके माता पिता ने कितने लोगों की जमीनें ले ली हैं। आरजेडी तो जाने माने चोर हैं, पूरा बिहार जानता है राजद चोर है, इसलिए हम इन पर कुछ नहीं बोलते। अब हम पहले प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोपों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अशोक चौधरी पर। वो नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि चौधरी और उनके परिवार ने पिछले 2 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी हैं। उन्होंने 4-5 जमीन के सौदों की लिस्ट भी जारी की है। जैसे 12 मई 2022 को करीब 3.40 करोड़ में पहली जमीन,
उसी दिन 8.89 करोड़ में दूसरी जमीन, 20 मई को 3.44 करोड़ में तीसरी, 14 जुलाई को 7.20 करोड़ में चौथी और 18 जुलाई को 15.50 करोड़ में पांचवी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अशोक चौधरी ने अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर 2019 में पटना के विक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी। 2 साल बाद योगेंद्र ने वो जमीन शांभवी के नाम पर 34 लाख में ट्रांसफर कर दी, लेकिन योगेंद्र के खाते में सिर्फ 10 लाख आए। इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा, फिर 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे एक दिन पहले 26 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने चिराग पासवान को पैसा देकर बेटी के लिए लोकसभा टिकट दिलवाया। इस पर चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। अब नए आरोपों के 4 दिन के बाद 23 सितंबर को अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ के मानहानि का दूसरा नोटिस भेजा। अब नए आरोपों के 4 दिन के बाद 23 सितंबर को अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का दूसरा नोटिस भेजा। चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले ही केस से घबरा रहे हैं। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, मेरा सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, मैं सालाना आईटी रिटर्न फाइल करता हूं। प्रशांत किशोर 7 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगे, वरना मुकदमा करूंगा। अगला आरोप मंगल पांडे पर। वो नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में 2019 और 2020 में 2.12 करोड़ रुपए जमा हुए। ये पैसे कहां से आए और इसे घोषित क्यों नहीं किया? इससे पहले 8 अगस्त को आरोप लगाया कि 2020 में जब बिहार कोरोना से जूझ रहा था, तब मंगल पांडे ने दिल्ली में 86 लाख का फ्लैट खरीदा। इसमें दिलीप जायसवाल ने मदद की। पैसा लेते ही मंगल पांडे ने दिलीप के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। और इसके बाद सम्राट चौधरी पर फिर से प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी नाम बदलने में माहिर हैं। वे कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम मारकर हत्या के केस में आरोपी हैं। नकली आयु प्रमाण पत्र बनाकर खुद को नाबालिग बताकर 6 महीने में जेल से निकल गए। पहले नाम राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी हो गया। बिहार बोर्ड के अनुसार मैट्रिक में फेल हुए थे। 2010 में खुद को 7वीं पास बताया। वो बताया कि मैट्रिक कब पास किया, अपना सर्टिफिकेट जारी करें। अब संजय जायसवाल पर। वो भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर ने 19 सितंबर को पुराना आरोप दोहराया कि संजय जायसवाल फर्जी बिल बनाकर पेट्रोल चोरी करते हैं। बेतिया मेयर गरिमा देवी ने 14 अगस्त 2024 को नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी। इसमें छावनी के पेट्रोल पंप के पेमेंट रोकने का निर्देश दिया गया था। आरोप था कि तेल से ज्यादा बिल दिया गया। इससे पहले 13 सितंबर को आरा में प्रशांत ने कहा कि संजय जायसवाल तेल चोर हैं। अपने फायदे के लिए 10 साल तक फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। बेतिया की जनता ये कह रही है। इस पर संजय जायसवाल ने नोटिस भेजा। संजय जायसवाल ने जवाब में मेयर को घेरा, कहा कि गरिमा देवी सिकारिया ही डीजल चोरी की असली नायिका है। 19 सितंबर को लिखित निर्देश के बावजूद नगर निगम बैठक में जांच का एजेंडा नहीं डाला गया। जायसवाल ने दावा किया कि डीजल भरने के बाद गाड़ियां वार्ड पार्षद रोहित सिकारिया के गोदाम में जाती थी। वहां तेल निकालकर बेचा जाता था, फिर गाड़ियां पार्किंग में लौटाई जाती। सांसद ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि मेयर घोटाला सार्वजनिक नहीं करना चाहते, जबकि सबूत सशक्त समिति के पास है। आखिर में दिलीप जायसवाल पर भी प्रशांत आए। वो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं। 6 जुलाई को पटना में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल ने 25 साल से किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और राजनीतिक गठजोड़ का मामला है। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए या नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।